हेलो एवरीवन, दिस इज़ विशाल हियर और वेलकम टू माय चैनल वे शिक्षा। हम लोग कोर्स कर रहे हैं अपना रेस्पिरेशन वाला। तो जल्दी से एक बार रिकॉल कर लेते हैं कि पिछले वीडियोस में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा है या पिछले दो क्लासेस में हम लोगों ने क्या क्या जाना है रेस्पिरेशन के बारे में। बट बिफोर गोइंग फर्दर इट्स अ काइंड रिक्वेस्ट टू ऑल, अगर आपको मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड लाइक कीजिए। चलिए, तो हम लोग देख लेते हैं। पिछले 2-3 वीडियोस में हम लोगों ने पढ़ा रेस्पिरेशन के बारे में, उसका डेफिनेशन देखा, साथ ही साथ उसका नीड क्या है, ज़रूरत क्या है रेस्पिरेशन का, जो बेसिक मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है रेस्पिरेशन में वो हम लोगों ने जाना, कहाँ होता है रेस्पिरेशन वो हम लोगों ने जाना, साथ ही साथ एनाबॉलिक कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन के बेसिक डिफरेंसेस हम लोगों ने देखा। रेस्पिरेशन एंड कंबसन में क्या सिमिलैरिटीज रिलेशन होता है, और रेस्पिरेशन फोटोसिंथेसिस में क्या रिलेशन होता है, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन भी देखा, एनारोबिक रेस्पिरेशन देखा, कैटाबॉलिक रेस्पिरेशन भी एनारोबिक रेस्पिरेशन लाइक अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के बारे में जाना, साथ ही साथ एनारोबिक रेस्पिरेशन लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के बारे में जाना। एटीपी बेसिकली क्या होता है, एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, इसको हम लोग कहते हैं। रेस्पिरेशन में स्टेजेस हम लोगों ने जाना कि कौन कौन सा स्टेजेस होता है, प्लांट रेस्पिरेशन, एनिमल रेस्पिरेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, कौन कौन सा ऑर्गन्स होता है वो हम लोगों ने पिछले वीडियोस तक में हम लोगों ने जान लिया था। तो लाइक नॉस्ट्रियल, नेजल पैसेज, फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स एंड एल्वियोली। तो बेसिकली ये एक ऐसा सिस्टम था जो कि हमारा रेस्पिरेशन का काम, नॉट रेस्पिरेशन बट ब्रीदिंग वाला जो काम होता है वो ये हम लोगों का पार्ट कर रहा था। आज हम लोग जानेंगे मैकेनिज्म ऑफ गैसियस एक्सचेंज, ब्रीदिंग वर्सेस गैसियस एक्सचेंज। गैसियस एक्सचेंज बेसिकली क्या होता है, इसका क्या इंपॉर्टेंस होता है हमारे रेस्पिरेशन में, किस जगह पर ये गैसियस एक्सचेंज होता है, साथ ही साथ उसका क्या मैकेनिज्म है वो हम लोग एक बार जानेंगे। तो होता क्या है फ्रेंड्स कि बेसिकली अगर किसी भी, जैसे कि लास्ट वीडियोस में भी मैंने एक बार डिफाइन किया होगा कि ब्रीदिंग और गैसियस एक्सचेंज में बेसिक डिफरेंसेस क्या है, बट जब रेस्पिरेशन का कोर्स कंप्लीट हो जाता है या पढ़ाई अगर कोई स्टूडेंट पढ़ लेता, जान जाता है इसके बारे में, तो हर टाइम में एक जगह पर कंफ्यूजन होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम में ज़्यादातर लोग ये मानते हैं कि ठीक है चलो नॉस्ट्रिल्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकियोल्स है, ब्रोंकाइज है, यही लोग हमारा रेस्पिरेशन करते हैं। बट बेसिकली रेस्पिरेशन ये सब नहीं करते हैं। ये सब जिस काम को करते हैं या जिस एक्टिविटीज़ को करते हैं उसको हम लोग ब्रीदिंग कहते हैं। ठीक है, सांस लेना और सांस बाहर करना। हर इंसान जानता है कि सांस लेना और सांस छोड़ना ये क्या होता है, श्वास को अंदर लेना या श्वास को अंदर बाहर करना, ये जो पार्ट होता है ये ब्रीदिंग कहलाता है या ब्रीद आउट कहलाता है। बट उसके बाद गैसियस एक्सचेंज क्या होता है, इन दोनों के बीच में बेसिकली हम लोग डिफरेंसेस जानेंगे और डिटेल वे में स्टडी करेंगे कि ये दोनों क्या होता है और रेस्पिरेशन में इसका क्या रोल है। नाउ ब्रीदिंग, ह्यूमन बीइंग टेक्स इन ऑक्सीजन फ्रॉम एटमॉस्फेयर एंड ब्रीद आउट कार्बन डाइऑक्साइड इन रिटर्न। दिस कंप्लीट प्रोसेस ऑकर्स इन ब्रीदिंग। ब्रीद इन और ब्रीद आउट का जो पार्ट होता है वो बेसिकली हमारा सारा का सारा ऑर्गन सिस्टम, जो कि हम लोग ने अभी तक में पढ़ा कि नॉस्ट्रिल, ट्रैकिया, ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकाइज एंड एल्वियोली, लंग्स, रिब्स, ये सब जितना पार्ट होता है ये ब्रीद इन में हेल्पफुल होता है या ब्रीद आउट में हेल्पफुल होता है। लेकिन एयर जब एक बार अंदर जाता है तो उसके बाद फिर वो सेल तक कैसे पहुंचता है, बेसिकली ये हम लोग गैसियस एक्सचेंज में जानेंगे। तो गैसियस एक्सचेंज, द मैकेनिज्म ऑफ मूविंग द ऑक्सीजन इन द कार्बन डाइऑक्साइड आउट इन ह्यूमन बीइंग इज टर्म्ड एज गैसियस एक्सचेंज। इट गेट्स कंप्लीटेड इन 3 मेन स्टेप्स: inhalation, exchange of oxygen and carbon dioxide in alveoli and exhalation। ये 3 बेसिक पार्ट से हमारा पूरा का पूरा ब्रीद इन और ब्रीद आउट वाला पार्ट कंप्लीट होता है। इनहेलेशन,
इनहेलेशन में सबसे पहला स्टेप अगर हम स्टेप बाय स्टेप अगर देखते हैं तो एयर इज टेकन इनटू द बॉडी थ्रू नॉस्ट्रल्स वेयर इट इज फिल्टर्ड बाय एयर एंड म्यूकस. द एयर इज देन पासेस डाउन थ्रू ट्रैकिया. Chest cavity becomes larger by flattened diaphragm and lifted ribs. Air is sucked into the lungs and fills the alveoli. कहने का मतलब क्या है? सॉरी, अगर हम लोग बेसिक अगर आप ये सोचे कि जब हम लोग सांस ले रहे हैं तो होता क्या है, एटमॉस्फेयर से एयर अंदर जाता है. एयर में बहुत सारा कंपोनेंट होता है, ऑक्सीजन भी होता है, नाइट्रोजन भी होता है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है, बहुत सारा चीज होता है. बट हमारा सेल या हमारे शरीर को किस चीज का जरूरत होता है? ऑक्सीजन का. क्योंकि ह्यूमन बीइंग और जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं एनिमल किंगडम के, वो ज्यादातर ऑक्सीजन से रेस्पायर करते हैं या ऑक्सीजन की मदद से ही फूड को ब्रेक डाउन करते हैं और एनर्जी फाइंड आउट करते हैं या एनर्जी लेते हैं. तो हमारे बॉडी को या हमारे सेल को ऑक्सीजन का जरूरत होता है, बाकी सब चीज का जरूरत नहीं होता है. तो वो ऑक्सीजन हमारे सेल तक कैसे पहुंचेगा, उसका सबसे पहला स्टेप होगा इनहेलेशन. इनहेलेशन में क्या होता है कि जो एयर होता है एटमॉस्फेयर से, वो एयर सबसे पहले हमारे नॉस्ट्रिल्स में आता है. ठीक है, मतलब नाक में आता है. नाक से होने के बाद में एक्चुअली में नोज में अगर हम लोग देखेंगे तो बहुत सारा हेयर लाइक प्रोजेक्शन होता है. मतलब हेयर लाइक प्रोजेक्शन नहीं, हेयर ही होता है. तो ये नाक का जो हेयर होता है, इसका बेसिक काम क्या होता है? ये जो भी एयर के साथ में डस्ट पार्टिकल होता है वो इसको फिल्टर कर देता है. ठीक है, ज्यादा से ज्यादा एज मच एज पॉसिबल उस डस्ट को फिल्टर करता है और फिल्टर करने के बाद में वो अंदर लेकर के जाता है. मतलब कि हमारे लैरिंग्स में जाता है, फिर फेरिंग्स में जाता है. ठीक है, मतलब नॉस्ट्रिल से होते हुए एयर जाता है लैरिंग्स में, लैरिंग्स के बाद में फिर फेरिंग्स में, और उसके बाद फिर वो जो ट्रैकिया होता है जो कि मैंने फोटोग्राफ्स में आपको दिखाया था. ठीक है, उस ट्रैकिया में जाता है और ट्रैकिया में जाने के बाद में चेस्ट कैविटी में जाता है. मतलब कि चेस्ट कैविटी जो हमारा लंग्स जहां पर है, ठीक है, उस लंग्स में जाता है. अब उसमें एयर भरने की वजह से क्या होता है कि वो फूल जाता है और फूलने के बाद में डायफ्राम जो होता है वो फ्लैटेंड हो जाता है और रिब्स जनरली लिफ्ट अप हो जाता है. नाउ एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एल्वियोली, और इसकी वजह से हमारा एल्वियोली जो होता है वो भर जाता है. ये इंटायर प्रोसेस जो होता है उसको हम कहते हैं इनहेलेशन. अगर सिंपल वे में आप समझने का कोशिश कीजिएगा तो जैसे ही सांस आप अंदर लेते हैं पूरा का पूरा और आपका चेस्ट फूल जाता है, जो कि प्रैक्टिकली आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, उस पूरे पार्ट को हम लोग कहते हैं इनहेलेशन. आगे चल करके मैं फोटोग्राफ्स के साथ आपको अच्छे तरीके से इसको एक्सप्लेन करूंगा. ठीक है, नाउ यही इनहेलेशन प्रोसेस को यहां पर ये फोटोग्राफ के द्वारा मैंने दर्शाया हुआ है. ये नाक से होते हुए इसको ब्रीद इन कहते हैं. इनहेलेशन प्रोसेस को हम ब्रीद इन भी कह सकते हैं. एयर जो होता है वो ट्रेवल डाउन टू फेरिंग्स एंड लैरिंग्स, और ये फेरिंग्स लैरिंग्स के बाद में ट्रैकिया में जाता है. ट्रैकिया से फिर ब्रोंकाई में जाता है, ब्रोंकाई से फिर उसके बाद ब्रोंकियोल्स में जाता है, और फाइनली ये एल्वियोली में जाता है. ठीक, और एल्वियोली के बाद में ये ब्लड कैपिलरी, यहां पर एक्चुअली में गैसियस एक्सचेंज वाला पार्ट होता है. ठीक है, गैसियस एक्सचेंज का पार्ट होता है जो कि हम लोग आगे अच्छे तरीके से आपको मैं समझाने का कोशिश करूंगा. ठीक है, नाउ दूसरा जो प्रोसेस होता है वो एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड. मतलब सेल के पास में एक बार ऑक्सीजन को जाना है और सेल जब ऑक्सीजन को प्रोसेस कर लेता है तो कार्बन डाइऑक्साइड फिर इससे बाहर आना है. ठीक है, ये दो प्रोसेस करना है, क्योंकि हम इन लोग इनहेल करते हैं तो ऑक्सीजन यूज हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सेल करता है. तो इस बीच में ये वाला जो पार्ट होता है जहां पर कि ऑक्सीजन अंदर जा रहा है सेल के और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ रहा है, इसको हम लोग बेसिकली गैसियस एक्सचेंज वाला पार्ट होता है. ठीक है, इसको मैं आगे अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करूंगा फोटोग्राफ दिखा करके, सो दैट कि आप इसको अच्छे तरीके से समझ सके. ठीक है, बट यहां पर एक्सचेंज वाला जो पार्ट है जहां पर ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का एक जगह से दूसरे जगह पर, उसको हम लोग कहते हैं एक्सचेंज ऑफ O2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड. इसका पूरा प्रोसेस अगर अच्छे तरीके से हम लोग समझने का कोशिश करेंगे तो एक बार जो स्टेटमेंट यहां पर है उसको एक बार देख लेते हैं, सो दैट कि आगे जाकर के मैं इसको इजी तरीके से एक्सप्लेन कर सकूं और आप इसको मोटा मोटी भाषा में, मतलब कि जितना आसान तरीके से मतलब
एज इजी एज पॉसिबल आप इसको समझ सकें. नाउ ब्लड रिलीजेस कार्बन डाइऑक्साइड इनटू द एल्वियोली दैट ब्रिंग्स फ्रॉम रेस्ट ऑफ द बॉडी. ऑक्सीजन इज टेकन अप बाय ब्लड फ्रॉम एल्वियोलर एयर टू ब्लड वेसल. मतलब कि एल्वियोली से ऑक्सीजन कैरी कर लिया जाता है और कैरी करने के बाद में वो ब्लड वेसल के थ्रू होते हुए डिफरेंट सेल्स में पहुंच जाता है. ठीक है. नाउ अब ये पहुंचता कैसे है, किस तरीके से, मतलब लाइक हेमोग्लोबिन टेक्स अप ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स एंड कैरीज इट टू टिश्यू दैट आर डेफिशिएंट इन ऑक्सीजन. जो ब्लड के अंदर में हेमोग्लोबिन होता है ये ऑक्सीजन को कैरी करता है और कैरी करने के बाद में वो सारे टिश्यू उसके पास में पहुंचा देता है जिसमें कि ऑक्सीजन की कमी होती है. ठीक है. नाउ सेकेंड पार्ट इज नेक्स्ट इज ऑक्सीजन इन ब्लड इज देन ट्रांसपोर्टेड टू ऑल सेल्स इन द बॉडी बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट हेमोग्लोबिन इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन ड्यू टू डिफ्यूजन प्रोसेस. अब डिफ्यूजन प्रोसेस से क्या होता है कि एल्वियोली से जो ब्लड एल्वियोली से ऑक्सीजन कैरी कर लेता है ब्लड इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीहेमोग्लोबिन और डिफ्यूजन के प्रोसेस से ये डिफरेंट टिश्यूज में या डिफरेंट ब्लड सेल्स में ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर देता है. तो आगे मैं वीडियो में या आगे के स्लाइड्स में मैं और अच्छे तरीके से फोटोग्राफ के साथ में आपको समझाने का कोशिश करूंगा. ठीक है. तो ये वाला जो पार्ट है जहां पर कार्बन डाइऑक्साइड सेल से या फिर टिश्यूज से वापस आपका एल्वियोली तक पहुंच गया और एल्वियोली से ऑक्सीजन टिश्यूज तक पहुंचता है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन का जो पार्ट होता है इस पार्ट को हम लोग गैसियस एक्सचेंज करते हैं. मतलब ऑक्सीजन सेल तक पहुंच गया और सेल से फिर कार्बन डाइऑक्साइड वापस एल्वियोल तक पहुंच गया. ये वाला जो ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट है, ये ट्रांसपोर्टेशन वाला पार्ट बेसिकली कहलाता है गैसियस एक्सचेंज. अब ये गैसियस एक्सचेंज होने के बाद में अगेन कार्बन डाइऑक्साइड इज ट्रांसपोर्टेड इन डिसॉल्व फॉर्म इन ब्लड. फ्रॉम ब्लड कार्बन डाइऑक्साइड इज पास टू द एल्वियोली and chest cavity is compressed due to relaxation of ribs and diaphragm. Air is forced out of the lungs to atmosphere. मतलब कि ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड अगेन बैक टू एल्वियोली तक पहुंचता है और एल्वियोली से फिर उसके बाद वो सेम ब्रोंकियोल से फिर ब्रोंकाई, ब्रोंकाई से फिर ट्रैकिया, ट्रैकिया से फेरिंग्स, लैरिंग्स एंड देन नॉस्ट्रिल से होते हुए हमारा कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर आ जाता है. इसको हम और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हैं यहां पर. ये वाला पार्ट देखिए. ठीक है. यहां पर क्या हो रहा है कि ये जो पूरा का पूरा पार्ट है, यहां पर ये वाला जो पार्ट है इसको कहते हैं ट्रैकिया. ठीक है. ये जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर है ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है. ठीक है. ये ट्रैकिया है और सॉरी पहले ये फोटोग्राफ में देख लेते हैं. ये आपका ट्रैकिया है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर. ये ट्रैकिया आगे जाकर के चूंकि दो लंग्स होता है तो ये दोनों तरफ पाइप डिवाइड हो जाता है. ये जो डिवाइडेड पाइप है इसी को हम कहते हैं ब्रोंकाई. ठीक है. अब ये ब्रोंकाई फिर आगे जाकर के फर्दर सब डिवाइड हो जाता है किसमें, ब्रोंकियोल्स में. मतलब कि ये जो छोटा छोटा ब्रांचेस है जो कि डिफरेंट पार्ट में बंट गया है ये हो जाता है आपका ब्रोंकियोल्स. ब्रोंकियोल्स. अब इस जगह पर मैं आपको समझा देता हूं कि ब्रीद इन या ब्रीद आउट या फिर इनहाइलेशन एंड एक्सहाइलेशन ये क्या होता है. मतलब ब्रीद इन करना और ब्रीद आउट करना ये क्या होता है. बेसिकली नाक से जैसे हम लोग सांस लेते हैं, सांस लेने के बाद में वो हवा वह जो एयर होता है वो एयर आ जाता है कहां, सॉरी ये नॉस्ट्रिल से होते, मतलब समझिए ये ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पर नॉस्ट्रिल है, ये नॉस्ट्रिल से होते हुए आपका फेरिंग्स और लैरिंग्स पे पहुंचता है, लैरिंग्स फेरिंग्स पे पहुंचता है. उसके बाद फिर ये इस ट्रैकिया पे आता है. ट्रैकिया के बाद आगे जाकर के देखिए तो ये दो जगह पर डिवाइड किया हुआ है जिसको कि हम कहते हैं ब्रोंकाई. ये ब्रोंकाई फिर अंदर जाता है और अंदर जाकर के फिर उसके बाद एल्वियोल सबको ये कर देता है. मतलब कि अदर ब्रोंकाई आगे जाकर के ब्रोंकियोल्स में जाता है और ब्रोंकियोल्स में जाने के बाद में फिर एल्वियोली तक पहुंचता है. और इस वजह से क्या होता है कि ये वाला पार्ट फूल जाता है. मतलब डायफ्राम नीचे, ये डायफ्राम है,
ये डायफ्राम नीचे जाता है और इसकी वजह से ये इनहाइलेशन होता है। ये वाला देखिए, ये जो फूल रहा है, फूलने वाला पार्ट इनहाइलेशन होता है। अगेन उसके बाद फिर रेस्पिरेशन का प्रोसेस हो जाता है और रेस्पिरेशन होने के बाद में कार्बन डाइऑक्साइड वापस आता है और वापस आने के बाद में ये मतलब अगेन वही एल्वियोली से होते हुए फिर ट्रैकिया से होते हुए नाक से बाहर चले जाता है। तो ये फूलने वाला जो पार्ट होता है इतना जल्दी जल्दी हो रहा है कि रेस्पिरेशन भी बेसिकली उतना ही जल्दी से होता है। मतलब ये ऐसा नहीं है कि प्रोसेस वाइज में आपको लग रहा होगा कि ये काफी देर से है, बट इतना देर नहीं लगता है। बहुत कम टाइम में हमारा रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है, बहुत जल्दी जल्दी होता है। तो ये जो फूल रहा है लंग्स, ये इनहाइलेशन की वजह से हो रहा है, हवा अंदर जा रहा है और ये फूल जा रहा है। लेकिन जैसे ये पिचक रहा है, ये जो अभी पिचकने वाला काम हुआ, तो ये पिचक रहा है एक्साइलेशन की वजह से हो रहा है। तो बेसिकली हमारा फूलना और पिचकना जो होता है वो एक्साइलेशन या इनहाइलेशन कहता है। तो इनहाइलेशन की वजह से हमारा लंग्स फूल जाता है और डायफ्राम बड़ा हो जाता है, मतलब कि हमारा सीना फूल जाता है। ठीक है, सांस लेना जो होता है उसको हम कहते हैं इनहाइलेशन या फिर ब्रीद इन, और सांस छोड़ना मतलब कि एक्साइलेशन, मतलब ब्रीद आउट। अब हम लोग देखते हैं कि गैसियस एक्सचेंज बेसिकली कहां हो रहा है। ये जो डायग्राम है ब्रोंकाई, ये सब ब्रोंकाई है, सॉरी ब्रोंकियोल्स है। ब्रोंकियोल्स एंड पॉइंट होते होते इस जगह पर पहुंचता है हवा। ठीक है, ये छोटा छोटा पार्ट है, ट्रांसपेरेंट पार्ट होता है जो कि एल्वियोली कहलाता है। जब एयर इस जगह पर एल्वियोली पर पहुंचता है तो यहां पे पहुंचने के बाद में हमारा ब्लड वेसल का पार्ट शुरू होता है। ठीक है, मान लीजिए कि ये आपका सेल है, किसी तरह का सेल है। ठीक है, मतलब बेसिकली तो क्या होता है कि आपका ऑक्सीजन जो है वो टिश्यूज पे पहुंचता है और टिश्यू फर्दर उसके बाद सेल्स को पहुंचा दे। तो एयर जैसे ही यहां पर आता है, मतलब इनहाइलेशन के प्रोसेस से जैसे ही एयर यहां तक आता है, एल्वियोली तक, यहां तक एयर पहुंचता है, ठीक है, ये वाला पार्ट फूल जाता है और फूलने की वजह से इसका अंदर का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है। ठीक है, अगर आप मेरा डिफ्यूजन वाला प्रोसेस देखिएगा, मतलब कि जब सेल वाला साइटोलॉजी वाला पार्ट कीजिएगा तो वहां पे आपको पता चलेगा कि व्हाट इज द प्रोसेस, डिफ्यूजन क्या प्रोसेस होता है और ऑस्मोसिस क्या प्रोसेस होता है। अगर आपको इसके बारे में बेटर कॉन्सेप्ट लेना है तो प्लीज फॉलो माय सेल वाला पार्ट, सेल कोर्स मैंने ऑलरेडी, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ को ऑलरेडी मैंने अपलोड कर रखा है, आप उसको देख सकते हैं। तो यहां पर एयर आ गया, लेकिन हमें तो चाहिए ऑक्सीजन, हमारा सेल तो ऑक्सीजन से रेस्पायर करता है। तो यहां पर ब्लड, जो ब्लड के अंदर या ब्लड के अंदर में जो ब्लड टिश्यू होता है रेड कलर का, ठीक है, उसके अंदर में एक पिगमेंट होता है जिसको कहते हैं हेमोग्लोबिन, HB। ठीक है, HB। ये हेमोग्लोबिन का काम क्या होता है? बेसिकली ये ऑक्सीजन, मतलब इसके अंदर, एयर के अंदर में जो ऑक्सीजन है उसके साथ रिएक्ट करता है और हेमोग्लोबिन बना लेता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है। और ऑक्सी हेमोग्लोबिन बनाने के बाद में एक्चुअली हेमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैरी करता है। ठीक है, हेमोग्लोबिन का बेसिकली काम ही होता है कि वो ऑक्सीजन को कैरी करे। कहां से कहां तक? तो ये ब्लड से होते हुए, कैरी करते हुए इस ऑक्सीजन को लेकर के सेल तक पहुंचाता है और सेल तक पहुंचने के बाद में अगेन ऑक्सीजन जो होता है वो इसके अंदर चले जाता है, मतलब सेल के अंदर में ऑक्सीजन चला जाता है। और ऑक्सीजन यहां जाने के बाद में ये अपना रेस्पिरेशन का जो एक्चुअल प्रोसेस होता है वो यहां पर स्टार्ट कर देता है। ये रेस्पिरेशन का प्रोसेस बेसिकली सेल के अंदर में होता है। ये क्या होता है रेस्पिरेशन और कैसे होता है ये हम लोग आगे चल करके पढ़ेंगे। बट यहां तक में क्या होता है कि एयर जैसे ही एल्वियोली तक आया, एल्वियोली के बाद में एयर छन जाता है और उसमें से ऑक्सीजन ब्लड कैरी कर लेता है और कैरी करके ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना लेता है और ये कैरी करके लेकर के आ जाता है सेल तक में। और सेल के बाद में यही ऑक्सीजन सेल को पहुंचा देता है और पहुंचाने के बाद में फिर वापस आगे बढ़ जाता है। मतलब ब्लड इसके अंदर नहीं जाता है,
बल्कि सिर्फ ऑक्सीजन को सेल तक पहुंचाता है। तो ब्लड का बेसिक काम क्या है? ट्रांसपोर्ट करना। किस चीज को? ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू सेल। नाउ सेल जब रेस्पिरेशन कर लेता है, अब रेस्पिरेशन यहां से आगे का कहानी मैं आपको आगे का वीडियो में बताऊंगा कि इस जगह पर रेस्पिरेशन किस तरह से ऑक्सीजन कर रहा है और एनर्जी हमें किस तरीके से प्रोवाइड कर रहा है। ये मैं आगे के वीडियोस में नेक्स्ट चैप्टर में बताऊंगा, बट मैं फिलहाल आपको ये बता देता हूं कि जब रेस्पिरेशन हो जाता है तो कंप्लीट होने के बाद में इसका आउट प्रोडक्ट, जो कि इनिशियली मैंने आपका फॉर्मूला लिख रखा था, C6H12O6 प्लस CO2, सॉरी नॉट CO2, सॉरी, ये C6H12O6 प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP। बेसिकली एल्वियोली से क्या हुआ कि ऑक्सीजन पहुंच गया इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ऑक्सी हेमोग्लोबिन, ठीक है। मतलब Hb जो था वो ऑक्सीजन को कैरी करता है और कैरी करने के बाद में लेकर के आता है कहां तक? सेल तक। तो जब ये सेल तक पहुंचा दिया तो ऑक्सीजन यहां मिल गया इसको, ठीक है, और प्लस ग्लूकोज भी मिलता है। ग्लूकोज कैसे मिलता है, किस तरीके से होता है और आगे चलकर के कैसे रेस्पायर करता है और किस जगह पर, मतलब सेल में भी बहुत सारा पार्ट है ना, तो इस किस जगह पर रेस्पायर करता है ये हम लोग आगे के वीडियोस में पढ़ेंगे। लेकिन रेस्पायर होने के बाद में हमें एक यहां पर बाय प्रोडक्ट मिल रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी। एनर्जी ये कैरी कर लेता है, अपने पास में रखता है, वाटर अपने पास में रखता है अपने यूज के लिए, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड ये इसका वेस्ट मटेरियल है, ये इसको नहीं रख सकता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड अगेन ये वापस कर देता है ब्लड वेसल्स को, ठीक है। तो ये ब्लड वेसल्स मतलब कि अगेन सेम हेमोग्लोबिन इस कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर लेगा, CO2 को, ठीक है। ये CO2 को कैरी करेगा और CO2 के साथ में मिलके बना लेता है कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन, कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन। और ये कार्बो ऑक्सी हेमोग्लोबिन बना करके साथ ही साथ ब्लड जो होता है ट्रांसपोर्ट करता है अगेन बैक टू एल्वियोली, और एल्वियोली में ये CO2 छोड़ देता है और छोड़ने के बाद में अपना रास्ता आगे का फिर शुरू कर देता है। मतलब बेसिकली ब्लड का क्या काम है, ठीक है, ये ब्लड का काम क्या है कि एक बार ऑक्सीजन को एल्वियोली से टिश्यू या फिर सेल्स तक पहुंचाता है और उसके सेल के अंदर में रेस्पायर होने के बाद जो CO2 मिल जाता है उस CO2 को वापस सेल से एल्वियोली तक पहुंचा देता है। तो बेसिकली ब्लड का काम ट्रांसपोर्टेशन का है, ठीक है। और इसी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम एल्वियोली टू सेल और कार्बन डाइऑक्साइड का फ्रॉम सेल टू सेल बैक टू एल्वियोली को हम कहते हैं गैसियस एक्सचेंज, ठीक है। तो यहां तक हम लोगों ने देखा फ्रेंड्स कि किस तरीके से एयर हमारे शरीर के अंदर जाता है और उसमें से किस चीज को निकाल करके हमारा बॉडी पार्ट्स या फिर हमारा ब्लड ऑक्सीजन को कैरी करके लेकर के जाता है सेल तक, और सेल से फिर उसके बाद रेस्पिरेशन होने के बाद में किस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड अगेन बैक टू एल्वियोली हो जाता है, एल्वियोली तक पहुंचता है और वो फिर अगेन ब्रोंकियोल से फिर ब्रोंकाई तक पहुंचता है, ब्रोंकाई से फिर फेरिंग्स तक पहुंचता है, फिर लैरिंग्स तक ट्रैकिया से होते हुए लैरिंग्स तक पहुंचता है, फेरिंग्स तक पहुंचता है, उसके बाद फिर नॉस्ट्रिल से होकर के बाहर आ जाता है। तो बेसिकली हम लोगों ने ये सारा स्टेप्स मतलब इनहेलेशन, एक्सहेलेशन और गैसियस एक्सचेंज का पार्ट देखा। आगे के वीडियो में हम लोग डिटेल वे में जानेंगे कि रेस्पिरेशन का जो एक्चुअल पार्ट होता है जहां फूड और ऑक्सीजन मिल करके बर्न होता है और बर्न होने के बाद में हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये सारा पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिटेल वे में पढ़ेंगे। आप लोगों को मेरा पढ़ाने का तरीका कैसा लगा फ्रेंड्स, मुझे जरूर बताइएगा। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को लगता है कि मुझे कुछ ना कुछ
रेक्टिफाई करना है इसमें, या कुछ ना कुछ आपको लगता है कि कुछ मैं गलत बता रहा हूं, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। साथ ही साथ अगर आपको मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो प्लीज़ 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 इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स, जहां पर हम लोग कंप्लीट रेस्पिरेशन का पार्ट देखेंगे और किस तरीके के ऑर्गेनिज्म में किस तरीके का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन का डिफरेंसेस, और कौन से ऑर्गेनिज्म में क्या क्या होता है, ये हम लोग आगे के वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।